इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और यह वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिया है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। और इसके साथ ही इंडिया जो है, इंडिया का 2/3 आबादी, 2/3 हिस्सा जो पॉपुलेशन का, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके का प्राइमरी एक्टिविटी है। अब ये प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, प्राइमरी एक्टिविटी एक तरीके की एक्टिविटी है जिसमें कि हम जो नेचुरल रिसोर्स है उसको या तो प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसको कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर है, उसमें जो नेचुरल प्रोड्यूस है, जैसे कि हमारा जो अनाज हो गया या फिर जो पौधे हो गए या फिर जो फल हो गया, उसको प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे जो एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिविटी के, जैसे कि आप अगर कोल माइन से कोयला निकालते हैं तो वो भी एक तरीके की प्राइमरी एक्टिविटी है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो हमारे ज़्यादातर फूड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ज़्यादातर जो हमारा फूड, जो चीज़ हम खाते हैं वो प्रोड्यूस करता है। और फूड ग्रेन्स के अलावा जो एग्रीकल्चर है वो एक तरीके से रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप ऐसे कुछ नाम बता सकते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज़ के जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए। और बस इतना ही नहीं, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी निकालता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमारा टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, जिसको कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे देशों में। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर हमें पढ़ना है फार्मिंग के टाइप्स, यानी कितने तरह के फार्मिंग होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं इन चीज़ों को। तो देखिए, यहाँ पर टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही पुरानी एक्टिविटी है हमारे कंट्री में, और ये एक तरीके की हम कहें तो सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें कि लोग जो हैं वो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो एग्रीकल्चर करते हैं। और ये कई सालों से चल रहा है, हजारों सालों से इंडिया में ये काम किया जा रहा है, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है। और अगर हम इस पूरे साल को देखें, यानी कि अगर हम पूरे अपने इतिहास को देखें, उसमें से ज़्यादातर फोकस आपका 15 से 20 साल पर होना चाहिए, क्योंकि इन सालों में जो कल्टीवेशन मेथड है हमारे कंट्री में या फिर हमारे किसानों का, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर चुका है। पहले लोग दूसरे तरीके से खेती करते थे, अब लोग दूसरे तरीके से खेती करते हैं। जैसे कि पहले लोग बैलों का यूज़ किया करते थे जुताई करने के लिए, अब ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी मशीनों को यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो चेंज हमारे कल्टीवेशन मेथड का, ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा हुआ है ये चेंज, कुछ इलाकों में अभी हुआ ही नहीं है या फिर बहुत ही कम हुआ है। और ये चीज़ जो है ये डिपेंड करती है फिजिकल इन्वायरमेंट पर, यानी आप कहाँ रहते हैं या फिर आपको कितनी जानकारी है टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर जो आपके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करता है। और देखिए, जो फार्मिंग है वो आपका सब्सिस्टेंस से लेकर कमर्शियल टाइप तक वेरी करती है। तो देखिए, इन दोनों वर्ड्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में, फिर हम आगे इसको काफ़ी लॉन्ग में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सब्सिस्टेंस का सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, सब्सिस्टेंस खेती करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ अपने परिवार का पेट भरना चाहते हैं, आप सिर्फ इतना उगाना चाहते हैं कि आपके परिवार का पेट भर जाए, आपका पेट भर जाए। लेकिन अगर आप कॉमर्शियल खेती करते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं, तो उसमें आप इतना उगाते हैं कि आप अपना पेट भर लें, अपने परिवार का पेट भर लें, और इसके साथ ही उसको बेचकर, अपने खेती के प्रोडक्ट को बेचकर कुछ आप प्रॉफिट कमाएं। तो ये आपका डिफरेंस हो गया सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी के समय में, आज के समय में जो इंडिया है, इसके अलग अलग हिस्सों में इन तरीके के फार्मिंग सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पर कुछ नाम बताए गए हैं। तो देखिए, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारा आ जाता है पहला टाइप, वो है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो देखिए, इस तरीके की जो फार्मिंग है, इस तरीके की जो खेती है, ये इंडिया में फ्यू पॉकेट्स में की जाती है, यानी कुछ छोटे छोटे इलाके हैं वहां पर इनको किया जाता है। इंडिया ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में ये बहुत बड़े हिस्से में किया जाता है, नहीं, वैसा नहीं है। कुछ खास इलाके हैं छोटे छोटे, वहां पर इनको अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो देखिए, ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है या फिर जो फार्मिंग है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड पर, यानी जमीन का छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और उस पर इस तरीके की खेती की जाती है। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल खेती को देखें तो आप देखते हैं कि बहुत सारे किसान होते हैं जो 10 एकड़, 5 एकड़, 20 एकड़ में करते हैं।
हैं, लेकिन ये जो हमारा टाइप है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसको हम छोटे से इलाके में करते हैं, यानी 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, इतने इलाके, छोटे से इलाके में। और इस तरीके की खेती में जो टूल्स हम यूज करते हैं वो हमारे प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, यानी काफी पुराने टूल्स होते हैं, काफी पुराने होते हैं। जैसे कि आपका हो गया, डाव हो गया, डाव एक चाइनीज वर्ड है, और इसके अलावा आपका डिगिंग स्टिक्स हो गए। इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इस तरीके की खेती करते हैं। और इस खेती करने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, यानी आपके परिवार के लोग होते हैं, या फिर अगल बगल के लोग मिलकर इस तरीके की खेती करते हैं। और इस तरीके की जो खेती है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है अपने प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि आपका अगर मानसून खराब हो गया तो प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, यानी कि आपको कोई प्रोड्यूस नहीं मिलेगा, कोई क्रॉप आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके अलावा आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, या फिर बहुत सारे दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन हैं उन पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो खेती है वो कैसा होगा। यानी कि अगर आपका सूखा आ गया तो फिर आपका पूरा खेती बर्बाद हो जाएगा, या फिर आपको बाढ़ आ गई। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, यानी जो प्रोड्यूस है खेती का, वो कितना होगा। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसको हम स्लैश एंड बर्न के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो वर्ड है, ये इस टाइप की जो खेती है, इसको हमने क्लास 9 के चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था। वहां पर हम इन्हें इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो यहां पर हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके की खेती में जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो एक जमीन के टुकड़े को क्लियर करते हैं। क्लियर करने से कहने का मतलब ये है कि वहां पर अगर झाड़ी है तो उसको साफ करते हैं, पेड़ है तो उसको साफ करते हैं, और उसको साफ करके खेती करने के लायक बनाते हैं। और वहां पर सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर दूसरे फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो अपने फैमिली का काम चला सके, अपने फैमिली को सस्टेन कर सके। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस टाइप की जो खेती होती है, इसका मेन फोकस ये होता है कि ये अपने परिवार, इस टाइप की खेती करके लोग अपने परिवार का सिर्फ पेट भरना चाहते हैं। उनका ये मतलब नहीं होता कि वो इतना खेती करे कि वो जाकर बाजार में बेचे और उससे प्रॉफिट कमाए, बहुत ज्यादा धन अपने पास जमा करे। नहीं, वो उनका टारगेट नहीं होता। इस टाइप की खेती करने वाले लोगों का टारगेट होता है कि वो अपने परिवार का सिर्फ पेट भर लें। तो देखिए इस टाइप की खेती में, जब जैसे मैंने पहले बताया कि जमीन को साफ किया जाता है, झाड़ियों को साफ किया जाता है, वहां पर अनाज उगाया जाता है, और ये कई सीजन तक चलता है, या फिर 1 साल 2 साल या फिर 1 सीजन चलता है। और जब लोग देखते हैं, यानी जो फार्मर्स देखते हैं कि जो हमारा जमीन है जिसको हमने साफ करके खेती की थी, उसकी फर्टिलिटी जो है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है, वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो जो फार्मर्स है उस जमीन को छोड़ देते हैं, और उस जमीन को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर फिर से जमीन को साफ करके खेती करने लगते हैं। तो देखिए इस तरीके की जो शिफ्टिंग है, यानी कि इस तरीके की जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, या फिर जो इस तरीके का खेती का जो पैटर्न है, इसकी वजह से नेचर जो है, यानी जिस जमीन पर जो किसान पहले खेती कर रहा था, उस जमीन को एक तरीके से समय मिल जाता है, ताकि जो सॉइल है, मिट्टी जो है, उसकी फर्टिलिटी, उसकी जो उर्वरकता है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है, वो फिर से वापस आ सके। और इसके साथ ही जो लैंड प्रोडक्टिविटी इस तरीके के एग्रीकल्चर में वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो हमारा किसान होता है वो किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करता, या फिर किसी भी तरीके का मॉडर्न मेथड, मॉडर्न इनपुट वो यूज़ नहीं करता। और इस तरीके की खेती को इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर नाम लिखे गए हैं, इसी को आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके की खेती को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में झूमिंग कहा जाता है, या फिर झूम खेती कहा जाता है, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, वहां पर। और इसके साथ ही पामलू कहा जाता है आपके मणिपुर में, बस्तर और अंडमान निकोबार में आपको कहा जाता है दीपा। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर हमारा झूमिंग है। तो देखिए जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसको मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको में, कोनुकू कहा जाता है आपको वेनेजुएला में, रोका कहा जाता है ब्राज़ील में, मासोले कहा जाता है सेंट्रल अफ्रीका में, लादांग कहा जाता है इंडोनेशिया में, वियतनाम में रे कहा जाता है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको मध्य प्रदेश में बेवार या फिर दहिया कहा जाता है, पोड़ू कहा जाता है, पेंडा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पामादाबी कहा जाता है, या फिर कोमान या फिर ब्रिंगा कहा जाता है उड़ीसा में, कुमारी वेस्टर्न घाट में, वालरे या फिर वाल्ट्रे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खील हिमालयन बेल्ट में, कुरुआ झारखंड में, और झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। देखिए इस नाम को आप खुद से पढ़ लें, खुद से याद कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में तो आप आंसर करने पाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए एक स्टोरी है। इस स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, एक लड़की है रिंझा। तो ये जो लड़की है अपने परिवार के साथ एक स्मॉल विलेज में रहती है, दीफू जो है आप आसाम में, उसके बाहरी इलाके में। और ये जो लड़की है ये अपने परिवार के साथ रहना पसंद करती है और अपने परिवार को देखना पसंद करती है खेती करते हुए। जो हमारा स्लैश एंड बर्न खेती है, झूम खेती है, ये करता है इसका परिवार। और ये जो लड़की है ये अपने परिवार को कभी कभी हेल्प करती है इरिगेशन में। और इसके साथ ही ये जो लड़के ये पसंद करेगी कि ये जहाँ भी रह रही है वहीं पर रहे, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि वो जहाँ पर अभी उसका परिवार खेती कर रहा है उस जमीन की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी डिक्लाइन कर रही है और उसका जो परिवार है वो आगे के कुछ सीजन में उस जगह को छोड़कर जाएगा और दूसरी जगह पर जाकर खेती करेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझास फैमिली इज इंगेज्ड इन। तो देखिए, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। इसके बाद, कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग। तो क्या आप ऐसे कुछ क्रॉप्स का नाम बता सकते हैं जिनको कि इस तरीके की फार्मिंग में उगाया जाता है। तो इसको आप खुद से ही कर लें इस तरीके के क्वेश्चन को, तो आपको कुछ आसानी मिलेगी या फिर कुछ आपको हेल्प मिलेगा अपने तैयारी में, एग्जाम की तैयारी में। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टाइप वो है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है इस तरीके की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है उन इलाकों में जहाँ पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है। तो देखिए, ये जो खेती का टाइप है ये भी हमारा एक तरीके का सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि इस टाइप की खेती में भी लोगों का मेन मकसद क्या होता है, मेन मकसद होता है कि वो अपने परिवार का पेट पालें, अपने जो ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा करें। लेकिन उनके पास ज़मीन कम है या फिर उनका जो एक तरीके से ज़मीन का टुकड़ा है वो काफ़ी छोटा है। इस वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल सके। जैसे कि लोग जो हैं वो आपको खाद डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, आपको ट्रैक्टर्स का यूज़ करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे ताकि उनका जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि उनके पास उतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर वो खेती कर सकें। और इस तरीके की जो खेती होती है वो आपको लेबर इंटेंसिव होती है। इसमें आपको बहुत लेबर की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत लोगों की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा इस तरीके की खेती में बहुत ज़्यादा आपको बायोकेमिकल इनपुट भी आपको लगता है, इरिगेशन भी आपको बहुत प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि आपको एक तरीके से हायर प्रोडक्शन मिल सके। तो देखिए, यहां पर आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। देखिए, आपको ऐसे स्टेट का नाम बता सकते हैं जहां पर आपको इस तरीके की खेती देखने को मिलती है। तो देखिए, यहां पर इसका रीजन भी एक तरीके से समझाया गया। ये रीजन ही मैं कहूंगा कि देखिए आखिर ऐसा होता क्यों है कि लोग जो हैं वो इस तरीके की इंटेंसिव आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए कोई एक आदमी था जिसके पास एक बहुत बड़ा लैंड का जमीन का टुकड़ा था, मान लीजिए इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा था, तो उसका जो बेटा आया उसका अब आधा जमीन का टुकड़ा हुआ, दो लोगों के पास इतना हो गया। अब इनके भी अगर बेटे आ गए, मान लीजिए दो ही बेटे आते हैं तो इतना छोटा हो गया। फिर इस तरीके से तो जो लोग हैं उनके पास जो जमीन का साइज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए उनको अपने परिवार का जो जीविका है, अपने परिवार की जो जरूरतें हैं उसका पूरा करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए पहले के मुकाबले, ताकि वो अपने परिवार की ज़रूरतें पूरा कर सके। तो इसलिए जो लोग हैं उनके ऊपर एक तरीके का प्रेशर होता है, किसान होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खेती में आउटपुट निकालें। इसलिए लोग जो हैं वो एक तरीके से इनपुट डालते हैं, जैसे कि खाद डालते हैं और भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो खेती कर सकें। तो इस तरीके की जो हमारा जो खेती होता है वही होता है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो देखिए, यहाँ पर यही चीज़ है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। ये एक तरीके की खेती होती है जिसमें कि हम प्रॉफिट कमाते हैं या फिर जो हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या फिर पैसे के लिए जो हम खेती करते हैं। देखिए, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इस तरीके की फार्मिंग का, तो इसमें हम हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम HIV सीड्स यूज करते हैं या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमको हायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिले। और जो डिग्री है कॉमर्शियलाइजेशन का, एग्रीकल्चर के कॉमर्शियलाइजेशन का, वो कुछ इलाकों में ज़्यादा होती है, कुछ इलाकों में कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें हरियाणा और पंजाब की, वहाँ पर राइस जो है वो एक तरीके का कॉमर्शियल क्रॉप है। लोग जो है वो राइस को उगाते हैं ताकि वो उसको बेचकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, मुनाफा कमा सके। लेकिन अगर हम ओडिशा में जाएं तो वहाँ पर एक तरीके का सबसिस्टेंस क्रॉप है। वहाँ पर लोग जो है उनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि मैं इसको इतना ज़्यादा बेचूंगा या फिर इससे बहुत ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और बहुत ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। वो वैसा उनका उद्देश्य नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है कि सिर्फ उनको जितनी ज़रूरत है उतना कम से कम उनको मिल जाए। इसके बाद हमारे पास एक और कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है और वो है हमारा प्लांटेशन। इसको सिंपली हम हिंदी में रोपन कहते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पर फोटो देख सकते हैं बनाना प्लांटेशन की, एक कतार में बहुत ज़्यादा की संख्या में पौधे या फिर पेड़ को लगा दिया जाता है जिसके ज़रिए लोग जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं या फिर इस तरीके की खेती करते हैं। तो प्लांटेशन जो है वो एक तरीके का कमर्शियल फार्मिंग है और इस तरीके की फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है। और जो प्लांटेशन है उसका एक तरीके से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में एक तरीके से इंटरफेस है। और जो प्लांटेशन है वो कवर करता है बहुत बड़े इलाके, लैंड के बहुत बड़े इलाके को। यानी जो प्लांटेशन है उसको आप अपने घर में नहीं कर सकते, या फिर जो आपका छोटा सा जमीन का टुकड़ा है वहां पर अगर आप खेती करते हैं तो उसको प्लांटेशन हम नहीं कहेंगे। और जो प्लांटेशन है वो मेनली आपको बहुत बड़े बड़े इलाकों में होता है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो लेबर्स काम करते हैं वो आपको बाहर से आते हैं, दूसरे जगहों से आकर लेबर्स काम करते हैं जिन्हें कि हम माइग्रेंट लेबर्स भी कहते हैं। और ज़्यादा लगभग जो कंप्लीट प्रोड्यूस होता है उसको रॉ मटेरियल के रूप में बेच दिया जाता है दूसरे इंडस्ट्रीज में। और इंडिया में अगर हम बात करें तो जो हमारा टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन, बनाना, ये जो इस तरीके के जो क्रॉप्स हैं ये एक तरीके से प्लांटेशन क्रॉप्स के रूप में हम इन्हें देखते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें असम में और नॉर्थ बंगाल में हम टी को देख सकते हैं प्लांटेशन क्रॉप के रूप में और कॉफ़ी को देख सकते हैं कर्नाटक में। तो देखिए ये जो क्रॉप्स हैं इनको बहुत बड़े इलाके में उगाया जाता है ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा होता है। और देखिए ये जो प्लांटेशन होता है या फिर ये जो प्रोडक्शन है इन चीज़ों का, ये मेनली आपको मार्केट के लिए होता है। यानी ऐसा नहीं है कि लोग इनको उगाते हैं ताकि वो अपना पेट भर सकें। चाय से मैं अपना पेट थोड़े नहीं भरूंगा, अगर मैं चाय उगाता हूं तो उसको जाकर मार्केट में बेचूंगा। तो देखिए क्योंकि इन क्रॉप्स को उगाया जाता है मार्केट के लिए, तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा आपको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क या फिर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाएगा प्लांटेशन एरियाज में। इसके साथ ही वहां पर आपको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ ही बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक पूरा आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा ताकि इन चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रोसेस करके आउटपुट किया जा सके। और जो मार्केट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डेवलपमेंट, प्लांटेशन के डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें टी की, तो अगर मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में कहीं टी का डिमांड ही नहीं हुआ तो कोई क्यों प्लांटेशन करेगा टी का, यानी कि टी की खेती कोई क्यों करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा आ जाता है टॉपिक क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब ये वीडियो बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।